हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच चर्चा करने। इस बार हम चर्चा करेंगे हमारी विदेश नीति के बारे में, हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक हमारे जहन में कैसे आया। अभी न्यूज़ चैनल पे खबर चल रही है कि ईरान इजराइल वॉर जो हो रहा है इसमें श्रीलंका और नेपाल ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि उनके लोगों को भी वहां से निकालने में इंडिया मदद करे। ये बहुत अच्छी बात है और हमें लगता है कि इसी बहाने हमें एक मौका मिल गया है कि हम अपनी विदेश नीति के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विदेश नीति अ, जो होती है उसमें मतलब मुख्यतः जो दुनिया में कुछ विदेश नीतियां चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे कि बहुत सारा जो विदेश नीति है वो यूरोपियन प्रभाव में है। बहुत सारा विदेश नीति है वो कम्युनिस्ट प्रभाव में, कम्युनिज्म प्रभाव में। बहुत सारा विदेश नीति ऐसा होता है जो इस्लामिक प्रभाव में है। बहुत सारा विदेश नीति ऐसा होता है जो कैपिटलिज्म के प्रभाव में होता है। जैसे कि हम बहुत पहले से ये देख रहे थे कि जो हमारे मुल्क की जो विदेश नीति थी वो मतलब जो उसका जो प्रभाव था वो कैपिटलिज्म के प्रभाव में था। यानी कि हम ये देख रहे थे कि हमारा मिडिल ईस्ट के साथ में विदेश नीति बहुत अच्छा था। आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करेंगे तो विदेश नीति में खास करके ये भी चीज होता है कि हम हमारे आसपास की जो कंट्री होती है जिससे हम बना सकते हैं उससे और मजबूती बनाए रखना चाहिए। ये विदेश नीति में सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुरक्षा के मुल्क की सुरक्षा की दृष्टि से, मुल्क के सुरक्षा के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी विदेश नीति इंडिया, हमारा देश भारत हिंदुस्तान अपना सकता था जो हम तमाम तर जो बड़े ममालिक हैं उसकी विदेश नीतियों को पीछे छोड़ दें। तो मैं कहूँगा कि हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी विदेश नीति तैयार कर सकते थे जो हमारा खुद का अपना होता, यूनिक होता और इससे लगभग आधी दुनिया में हम मतलब एज ए बड़े भाई की तरह माने जाते, बड़े भाई की तरह जाने जाते। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, या यूं कहे कि दुनिया की लड़ाइयों में हिंदुस्तान हमेशा अलग थलग रहा। और ये अलग थलग रहना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्यों नहीं हिस्सा लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि हम हमारा जो मुल्क है वो बौद्ध का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, संतों का मुल्क है, महात्माओं का मुल्क है। और यहाँ के लोगों के जहनो दिल में शांति बहुत अच्छे से रची बसी है। और इसलिए जो हमारे लीडर्स होते हैं वो ऐसे फैसले लेते हैं जो मतलब शांति की तरफ। तो पिछले कुछ दिनों में यानी कि 10-15 सालों में हमारी विदेश नीति कुछ ऐसे डगमगाई कि पूछिए मत। अब मैं इसका दोष मैं कुछ न्यूज़ चैनल को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब एक तरफ़ा मतलब ऐसी बातें कहने लगे जिससे हमारे पड़ोसी देश जैसे ख़ास करके नेपाल, भूटान या श्रीलंका या म्यांमार या बांग्लादेश, इस तरह के मुल्कों को हमसे नफ़रत होने लगी। अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है या उनका हमसे नहीं जमता है, चाइना का भी हमसे नहीं जमता है। लेकिन नेपाल का हमसे नहीं जमता है, ये किसने कह दिया? नेपाल में हिंदू लोग हैं ज़्यादा और इंडिया में भी हिंदू लोग ज़्यादा हैं। तो हम लोग जो है ना विचारात्मक तौर पे, धार्मिक तौर पे हम लोगों के अंदर बहुत सिमिलैरिटी है नेपाल वालों के और इंडिया के बीच में। लेकिन चूंकि आप ये देखेंगे कि नेपाल धीरे धीरे किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का साइड ले रहा है। पाकिस्तान हालांकि मुस्लिम कंट्री है और हिंदू मुस्लिम में उतनी नहीं बनती है, लेकिन चूंकि हमारी विदेश नीति ऐसी फैल रही है कि उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के करीब हो गया नेपाल, जो कि हमारे देश के करीब होना चाहिए क्योंकि वो हमारा भाई है। यहाँ भी हिंदू विचारधारा है और वहाँ भी हिंदू विचारधारा है। हमारा उनका
नेपाल का रोटी बेटी का संबंध जिसे कहते हैं, नेपाल की शादी इंडिया में, इंडिया की शादी नेपाल में। राम जी अयोध्या के थे और सीता जनकपुर से थी, तो उनकी भी शादी हुई। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा पौराणिक रिलेशन है, बहुत पुराने जमाने से। यूं कहें कि देवी देवताओं के जमाने से नेपाल और इंडिया एक रहा है। लेकिन फिर भी हमने नेपाल के साथ में अपनी विदेश नीति को कहीं ना कहीं खराब कर लिया है, अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। लेकिन ये जो एक मौका मिला है, वो मौका यकीनन हमें थोड़ा सा सुधार की मतलब की तरफ ले जाएगा। अगर हम चाहें तो हमें यूरोपियन जो विदेश नीति है या कैपिटलिज्म की विदेश नीति है, या यूरोपियन विचारधारा है, उससे थोड़ा सा हमें हटने की जरूरत है। उससे जब हम थोड़ा सा हटेंगे, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ हम उनके लिए अजनबी हैं। यूरोप के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, मिडिल ईस्ट के लोग ज्यादातर जो है वो मुस्लिम है, रसिया का कम्युनिस्ट है। और देखिए, हम आपको एक चीज बोलते हैं, बात करते करते बहुत सारी चीजें निकलती है। जिस तरीके से इस 10-15 साल में कम्युनिस्टों के ऊपर आघात हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं हम रसिया के साथ में भी अपना विदेश नीति को फेल करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे कम्युनिस्ट लीडर के पुतले को तोड़े गए और कम्युनिस्ट विचारधारा को तकलीफ पहुंचाई गई। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमने विदेश नीति में सुधार तो नहीं किया, लेकिन पिछले 10 साल 15 साल में न्यूज चैनल ने भी जो बिगाड़ा, और हमारे विदेश नीति जो बनाते हैं उनके अंदर भी पता नहीं क्या हुआ। वो न्यूज चैनल जो माहौल बनाया, शायद उसका असर उनके ऊपर ज्यादा हो गया। और हमने श्रीलंका देखिए, हमारा श्रीलंका में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो उड़ियन लोग हैं और तमिल लोग हैं। वहाँ के लोकल लोग यही लोग हैं, इंडिया के ही लोग हैं। फिर भी हमारा जो विदेश नीति इतना फेल हुआ कि वो लोग चाइना के करीब हो गए। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने ही आजाद करवाया था, और हिंदुस्तान के इंटरफेरेंस से एक देश बना, और वो हमारे साथ में उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन हमने कह दिया कि हम जमीन से उनके साथ में बिजनेस नहीं करेंगे, समुद्र के रास्ते बिजनेस करेंगे। इससे होता क्या है कि जो आपका पड़ोसी मुल्क है वो आपसे थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा, आपसे दूर होगा तो फिर आपके दुश्मन के करीब होगा। हमें सिक्योर रहने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए, हमें लगातार तरक्की करते रहने के लिए जरूरी है कि पड़ोसियों से सबसे पहले हम अपने विदेश नीति यानी कि हमारे रिश्ते को सुधारें, विदेश नीति में मिठास लाएं। तो हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे, खास करके बांग्लादेश से जो हमने ट्रेड बंद किया है, जमीनी ट्रेड। उससे क्या होता है कि दूरियां और बढ़ती है, और इसका कोई गलत दूसरा कंट्री जो है, जैसे चाइना जैसी कंट्री, वो फायदा ले सकता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। चाइना हमारे नेपाल में आ चुका है, जो हमारा फुल्ली इंडियन कल्चर है, फुल्ली हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। यहाँ तक के हिंदू राष्ट्र भी है कई बार। अभी तो फिर वहाँ तो ऐसे ठीक से मुझे पता नहीं, लेकिन लगभग लगभग हिंदू राष्ट्र। भूटान देख लीजिए, वो आपका मतलब गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ऐसा क्या करे या किस तरफ उसका रुझान थोड़ा ज्यादा हो, ताकि हमारी विदेश नीतियां बेहतर हो और हम एक बड़े भाई की तरह इस कंट्री में माने जाने लगे। तो सबसे पहले ये है कि हमें कैपिटलिज्म का जो विदेश नीति में जो थोड़ा सा प्रभाव है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। कैपिटलिज्म का प्रभाव को थोड़ा कम करना, वेस्टर्न प्रभाव को थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारे विदेश नीति में जो है वो कम्युनिस्ट का जो प्रभाव है उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट वाला विचारधारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न विचारधारा के करीब हो गए, वेस्टर्न विदेश नीति के ज्यादा करीब हो गए हैं, कैपिटलिज्म विदेश नीति के ज्यादा करीब हो गए हैं, या यूं कहें कि प्रॉफिटिज्म विदेश नीति के। हम यूरोप जैसे ही अपने आप को, जैसा वो बोलते गए, हम वैसा अपने आप को ढालते गए। हमने अपना खुद का जमीनी विदेश नीति नहीं तैयार किया। कम्युनिस्ट विचारधारा
चूंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और उसके साथ अगर हम विदेश नीति को सुधारेंगे तो हम अपने विचारों में, अपने विदेश नीति में कम्युनिस्ट विचारधारा को थोड़ी सी जगह देंगे तो यकीनन वो हमारा एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो इन देश का नक्शा बदल सकता है, देश को मतलब एक पूरी दुनिया में एक बड़े भाई की तरह ये हिंदुस्तान स्थापित हो सकता है, वो है हमारा बौद्धिज्म की विचारधारा। अगर हमने बौद्धिज्म की विचारधारा को अपनाया, अपनी विदेश नीति में जगह दी, और मुझे लगता है, मैं आपको ये बताऊं कि कम से कम 30% हिस्सा हमारे विदेश नीति में बौद्धिज्म का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप 20% कैपिटलिज्म को दे दीजिए, 20% कम्युनिज्म को दे दीजिए, 20% यूरोपियन को दे दीजिए, लेकिन 30% मतलब सभी जो विचारधारा है उसमें से हमें ज्यादा रखना है बौद्धिज्म की विचारधारा को। अगर हम बौद्धिज्म की विचारधारा को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में शामिल करेंगे और उससे उस तरफ हम काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम जो चाइना में रह रहे हैं बौद्ध, मंगोल में रह रहे हैं बौद्ध, वियतनाम में रह रहे हैं बौद्ध, थाईलैंड में, म्यांमार में, साउथ कोरिया में, ताइवान में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, इन सारी जगहों पे जो बौद्ध रहते हैं, ये सब बौद्ध बहुल कंट्रीज है। इन सब के बौद्ध को हम बेहतर फैसिलिटी दे सकते हैं। जो बौद्ध गया में आते हैं वो एक धार्मिक इसमें कार्यक्रम में हम उनके लिए सहूलतें बना सकते हैं, उनके लिए बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, और उसके कंट्री के साथ में इस बहाने से हम अच्छा एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, और इससे को हम व्यवसायिक तौर पे कैपिटलिज्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि में, सुरक्षा के दृष्टि में हम इसे मजबूत कर सकते हैं। इन कंट्रियों से हम बेहतरीन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाँ, चाइना से थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन जापान, ताइवान, वियतनाम, म्यांमार, साउथ कोरिया, कंबोडिया, ये सब जो कंट्री है, इस कंट्री से हम इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं कि हमारा जो हर जगह जहां भी हम जाएं वहां हम सम्माननीय हो, हमें लोग बड़े भाई की तरह देखें। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी विदेश नीतियों में बौद्धिज्म का मतलब मिकदार थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हम इससे हमारा देश का अर्थव्यवस्था भी यकीनन बढ़ेगा, हमारा जो सुरक्षा है वो भी बढ़ेगा, और हमारा मान सम्मान भी वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा। हमें विदेश नीति में थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है, थोड़ा सा बौद्धिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। इससे यकीनन हमारे देश में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप इस वीडियो में बने रहे, इसलिए हम आपके शुक्र गुजार। थैंक यू।